Good afternoon, dear student. We are just going to discuss some basic properties basically of the vector. First है आपका multiplication of a vector by a real number. By a real number. अब देखिए ध्यान से देखिएगा. मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है. Suppose this is a vector, that is a vector. Clear? This is a vector a. और आपने किसी भी रियल नंबर से, मान लीजिए n आपका रियल नंबर है n. n क्या है आपका रियल नंबर, रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये एन ए हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ये आपका एन ए हो जाएगा. मान लीजिए n की वैल्यू आपकी 2 है. क्लियर? तो क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट 2a, यानी 2a कितना हो जाएगा, दिस इज 2a वेक्टर. क्लियर है बात, इस चीज को नोट करेंगे. अब मान लीजिए अगर n की वैल्यू आपकी -2 है तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा, -2a वेक्टर. तो क्या हुआ, मतलब कि अगर a वेक्टर था, यानी ये वाला वेक्टर आपका गिवन वेक्टर था, अगर इसको आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, डबल भी हो रहा है, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डबल हो रहा है. डबल का मतलब अगर n है रियल वेक्टर तो n टाइम्स होगा. क्लियर होगा ना, n टाइम्स हो जाएगा. तो देख लीजिए a है तो ये कितना होगा, ट्वाइस हो गया. लेकिन साथ ही साथ में ये भी डिपेंड करना है इट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. ये क्या है, आपका रिजल्ट आया, ये रिजल्टेंट वेक्टर मान लेंगे इसको, ये रिजल्ट मान लेंगे. जो इसका रिजल्ट आया इसकी डायरेक्शन जो होगी वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, रियल नंबर. इधर द रियल नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव. क्लियर होगी ये बात, नोट डाउन करेंगे. सिंपल सा कंसेप्ट है, फटाफट से करेंगे इसको. उसके बाद जो आपका आता है, उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर. मल्टीप्लीकेशन नोट डाउन करेंगे. नेक्स्ट सेकंड है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर. यहां पर क्या लिख दिया, बाय अ स्केलर. अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी वेक्टर है, सपोज हमने ले लिया दिस इज दी ए वेक्टर. क्लियर, दिस इज दी ए वेक्टर. और s कोई क्वांटिटी है जो कि कैसी है, स्केलर है. क्लियर, s कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है. अगर ये स्केलर है तो आप ये सोचिए कि क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा आपका एस ए वेक्टर. एस ए वेक्टर. एस ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि s टाइम इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा. s टाइम इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा. मान लीजिए मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया कि सपोज कोई s क्वांटिटी थी, आंसर जो हमारा आएगा लेट अस सपोज वो कितना आएगा, एस ए वेक्टर. तो इसकी डायरेक्शन, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस टोटल की डायरेक्शन क्या होगी जो कि ए की डायरेक्शन थी. क्लियर. एक चीज और नोट करने की है जो मैंने इससे प्रीवियस वाले टॉपिक में नहीं बताया, उसमें आपकी यूनिट जो होती है रिजल्ट की वो चेंज नहीं होती, पर इसमें यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए s आपका है 100 मीटर. क्लियर, s क्या है आपका 100 मीटर, और f जो है आपका वो क्या है आपका, सपोज 20 न्यूटन. क्लियर, सपोज 20 न्यूटन. तो आप खुद सोचिए कि ये क्या चीज है, आपकी स्केलर है. क्लियर, और ये क्या चीज है, आपकी वेक्टर है. और मैंने क्या किया, f गुना में s कर दिया तो आंसर कितना आएगा, 20 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 100 मीटर. और कितना आ जाएगा ये, 2000 जूल. तो आप देखिए कि s क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि डिस्टेंस है. ये क्या चीज है आपकी, फोर्स. और ये क्या चीज है आपकी, डिस्प्लेसमेंट. क्या चीज है ये आपकी, डिस्प्लेसमेंट. क्लियर हो रही है बात. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा वर्क में आ जाएगा. तो ध्यान दीजिएगा इसमें यूनिट आपकी चेंज होती है. इससे प्रीवियस टॉपिक जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसमें यूनिट सेम रहती है. उसमें डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन दी रियल नंबर, इधर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. यहां पर डायरेक्शन इसकी क्या रहेगी, जो ए की डायरेक्शन है जो कि गिवन हमारा नंबर है, उसकी जो भी आपकी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी। क्लियर, नोट डाउन करेंगे इसको भी फटाफट से।
अब आपका आता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? एक सिंगल वेक्टर, ध्यान से नाम लीजिए, एक क्या है ये? सिंगल वेक्टर है, एक सिंगल वेक्टर है which will gives same result as given by the individual vector together। क्लियर? मतलब एक सिंगल वेक्टर है ये, जो कि वो काम अकेला ही कर लेगा अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर मिलके करें। क्लियर? अब देखिए आप कैसा एग्जांपल है, ये नॉर्मल सी बात है। अब बात करते हैं हम, अगर बात करते हैं कि वेक्टर एडिशन, अब इसका तो मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपके आजकल मॉडर्न टाइम है, तो एक कंप्यूटर ले लेते हैं आप सभी। आपको तो पता है कि जो मॉडर्न एरा है आजकल का, उसमें कंप्यूटर यूज हो रहा है। पहले जो काम 3 या 4 इंसान मिलके करते थे, क्लियर, 3 या 4 मिलके करते थे, आज वही काम एक कंप्यूटर अकेले कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसने वही काम किया जो ये चारों मिलके कर रहे थे, तो इसका मतलब ये क्या होगा? आपका रिजल्टेंट होगा। क्लियर हो गया? रिजल्टेंट होगा। नॉर्मल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, जो हमारे नॉर्मल लाइफ में होता है। लेकिन हाँ ठीक है, फिजिक्स है तो फिजिक्स में ऐसे एग्जांपल हम कम दिया करते हैं, हम उसको नॉर्मल तरीके से ही लेते हैं जो हमारा सिस्टम होता है। तो आपको ध्यान देना है कि रिजल्टेंट वेक्टर समझने की बात है कि कैसे होता है। इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे और इलेबोरेट करेंगे। अब बात आती है कि क्या वेक्टर जो हम ऐड करते हैं, जैसे आपने किया 3+2, अब ध्यान से देखिएगा डायग्राम। जो वेक्टर एडिशन है, वेक्टर जो एडिशन है आपका, वेक्टर एडिशन इज नॉट डन बाय सिंपल अलजेब्रा। मतलब क्या है इसका? अभी डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां से एक इंसान यहां पर चलता है, मान लीजिए उसने 3 मीटर ट्रेवल किया, 3 मीटर। फिर उसके बाद वो यहां से यहां चला जाता है 4 मीटर। तो अगर आपसे कोई कहे कि वेक्टर अलजेब्रा क्या होगा, तो आप कहोगे यहां तो आंसर ये आना चाहिए 3 + 4 कितना आएगा? 7 मीटर। पर ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से मिलाऊंगा। क्लियर? तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा, मान लीजिए मैंने नाम दे दिया इसको OST। तो यहां से OT जो हमारा आएगा वो आएगा आपका 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। ये आंसर आएगा 9 + 16 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। क्लियर? 5 मीटर। ये हुआ कैसे, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि वेक्टर एडिशन जो हमारा सिंपल मैथमेटिक्स होता है, जिसके अंदर हम प्लस और माइनस यूज करते हैं, वो यहां पर नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ा सा आपको दिमाग में डालते हुए कि हाँ भाई वेक्टर एडिशन को करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना होगा। क्लियर है ये बात? नोट डाउन। अब आप कहते हैं कि कौन सा मेथड है जिससे हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, कौन से वो मेथड्स हैं। तो इसके लिए ज्योमेट्रिकल मेथड की हम बात करते हैं कि किस प्रकार से दो वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपका आता है कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे हो। समझ रहे हो क्यों यूज हुए? देखो पहली बात तो यूज क्यों हुए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा खेल है। अगर आप ध्यान से देखें कि अगर मान लीजिए हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो सपोज दो ही प्लेयर आए, एक छोटा प्लेयर है एक बड़ा प्लेयर है, दोनों ही प्लेयर एक ही सीधी डायरेक्शन से आ रहे हैं हिट करने के लिए बॉल को, तो बॉल पे कितनी फोर्स टोटल लगेगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक प्लेयर आपका नॉर्थ से आ रहा है साउथ की तरफ और दूसरा साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है, तो बॉल के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। क्लियर? तो ये चीजें हैं, इन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ी फिजिक्स के अंदर, तो इसके लिए एक रूल बनाए गए जिनको हमने क्या बोल दिया, ज्योमेट्रिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन, जिसके अंदर हमने पहला डायग्राम दिखाया आपको कि एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है। अब इन दोनों को अगर कहें एक ही टाइम पे किसी पे एक्ट करें तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसको बोलते हैं हम हेड। ध्यान से देखिएगा क्या बोलते हैं इसको हम, हेड, और ये क्या है इसकी टेल, ये पूंछ है इसकी। हम क्या करेंगे, जो सेकंड वेक्टर है, सेकंड वेक्टर की जो ये टेल है, इस टेल को इसके हेड के ऊपर इंप्लीमेंट कर देंगे।
कैसे, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ये आपका क्या है, ये ए वेक्टर है, क्लियर, सीधा होना चाहिए, ध्यान दीजिए, ऐसे कभी नहीं बना सकते आप कहोगे कि ए वेक्टर ऐसे है, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वेक्टर सीधा है तो आपको डायग्राम भी क्या बनाना पड़ेगा, सीधा बनाना पड़ेगा। हाँ, हल्का हो सकता है कि मेरी बोर्ड के ऊपर डायग्राम जो है वो हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा आ जाए, लेकिन आपके पास तो कॉपी है और उसके ऊपर लाइंस भी हैं, तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अब जो दूसरा है बी, जितना बी है, बी की टेल इसके हेड पे रखेंगे तो ये क्लियर हो रही है, तो ये आपका हेड था, दूसरे की टेल थी, और ये क्या आपका हेड है और ये क्या आपकी टेल है, तो इससे एक बड़ा वेक्टर बन जाएगा। ये वेक्टर कौन सा था आपका बी, तो इसका आंसर कितना आएगा, एक बड़ा वेक्टर, क्लियर, ये आ जाएगा आपका आर वेक्टर, क्या आ जाएगा, ये आर वेक्टर, जो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी वेक्टर, दैट इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर हुई, बड़ा आसान सा, देख लो आपके सामने है, कुछ भी नहीं किया, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका ए प्लस बी, इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। क्या हो जाएगा ये आपका वेक्टर एडिशन, क्लियर। अब आर जो है, आर की डायरेक्शन देखिए, अब भूल जाइए ए और बी, आपका रिजल्ट जो है हम उसको क्या बोलते हैं, आर वेक्टर। आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है, समझ लीजिए, ए वेक्टर की एडिशन, क्योंकि ए क्या है यहाँ पर बड़ा है मैग्नीट्यूड में, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड कोई आपको कहे कि आर वेक्टर की वैल्यू बताइए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बन जाएगी मैग्नीट्यूड फॉर्म। क्या बन जाएगी आपकी मैग्नीट्यूड फॉर्म, नोट डाउन करेंगे, ये भी बड़ा सिंपल सा है, क्लियर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे, कि मान लीजिए इसी में सेम डायरेक्शन की बात करिए, अब हम करते हैं टू वेक्टर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, चेंज करेंगे, सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड पार्ट, इन अपोजिट डायरेक्शन, हमने लिख दिया यहां पर, क्या लिख दिया, अपोजिट, क्लियर। हमने क्या किया, यहां से मिटाया इसको और एरो को हम बना दिया, इस साइड बना दिया, क्लियर। अब क्या होगा, अब देखिएगा क्या करना है हमें, हमारे पास यहां पर ये ए वेक्टर था, क्लियर, बी वेक्टर कितना था, इतना था, मैंने आपको कहा था इसके हेड पे, किसके, इसके हेड पे, यानी ए के हेड पे बी की टेल आनी चाहिए, तो इसके डायरेक्शन ऐसे है, तो ये कितना आ जाएगा, बी, कितना आ जाएगा, बी। अब देखिए आंसर कितना आएगा, आंसर आपका छोटा हो जाएगा, क्लियर, क्या हो जाएगा आपका छोटा आंसर हो जाएगा, वो कितना आएगा, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, लेकिन इसको लिखने का क्या तरीका होगा, ऐसे होगा, माइनस बी वेक्टर, क्लियर, ए प्लस माइनस बी वेक्टर, और यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, क्लियर। अगर हम कहें मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या आएगी, वो आएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस में कितना आ जाएगा, बी वेक्टर, ये क्या है आपकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है, कैसी फॉर्म है ये आपकी मैग्नीट्यूड फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म। ये कब आई, जब ए का मैग्नीट्यूड किससे ज्यादा है, बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। अगर b का मैग्नीट्यूड, ध्यान से इस चीज की तरफ गौर फरमाइएगा, अगर मान लीजिए ये b होता और ये a होता, तो आंसर क्या आता आपका b वेक्टर माइनस a वेक्टर, और यहां पर कितना आएगा, b वेक्टर का मॉडुलस माइनस a वेक्टर का मॉडुलस, तो नोट डाउन करेंगे इसको भी। अब आपका आता है कि अगर दो वेक्टर किसी चीज पे एक्ट कर रहे हो, और वो जब एक्ट कर रहे हो और उसके बीच में कोई ना कोई एंगल हो, तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, दोनों वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ एंगल आपका है, तो क्या करेंगे, अब ये ध्यान रखिएगा, वेक्टर की डायरेक्शन आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये पेन अगर मैंने ऐसे पकड़ रखा है तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए, और कोई दूसरा बच्चा आगे गया, सर ने पेन ऐसे पकड़ रखा था, पेन की लेंथ तो सेम की सेम रहेगी, पर डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी ना, मींस क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, डायरेक्शन आपको भी ऐसे ही पकड़नी है। तो मैं ए को उठाऊंगा, भले पेन को मैं ऐसे ले लूं या ऐसे ले लूं या ऐसे ले लूं, डायरेक्शन क्या रहेगी,
सेम रहेगी। तो यहां पर अगर हमें इसको लेना है, इसको सॉर्ट आउट करना है कि किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने ए वेक्टर को उठाया, यहां पर रख दिया, ठीक, और ये आपका ए वेक्टर था। क्लियर? ए वेक्टर आपका ये था, ए वेक्टर, और ये क्या था आपका बी वेक्टर। देख लीजिए कुछ डायरेक्शन चेंज की, बी की डायरेक्शन भी सेम है, ए की डायरेक्शन भी सेम है। अब जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो आएगा यहां से। आर वेक्टर कहां से फाइंड आउट होगा आपका, यहां से फाइंड आउट होगा। और अगर मैं ध्यान से यहां पर आपको दिखाऊं, ये कंप्लीट एक पैरेललोग्राम भी बनती है, और अगर मैं यहां से देखूं तो एक ट्रायंगल भी बनती है। तो इसका मतलब अगर हमें आर निकालना है, अगर हमें आर निकालना है तो हमें इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आर जो है यहां पर रिजल्टेंट जो निकलेगा, रिजल्टेंट कैन बी अचीव्ड बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, इसको हम लेटर ऑन एक्सप्लेन करेंगे, कंप्लीट ही एक्सप्लेन कर देंगे इसको, या फिर इसी चीज को किससे रिपीट करेंगे हम, और बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दोनों को हम लास्ट में बिल्कुल कंप्लीट डिफाइन करेंगे विद डेफिनेशन, विद योर ज्योमेट्रिकल फिगर, एवरीथिंग हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी मैंने सिर्फ नाम इंक्लूड किए हैं ताकि आपको पता चले कि कोई दो फार्मूले भी हमारे हैं और फाइनल पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इन चीजों पे पूरा फोकस करेंगे आप। अब हमारे पास ये चीज क्लियर हो जाती है। यहां तक क्लियर होने के बाद आपका जो फोर्थ आता है, व्हेन नंबर ऑफ वेक्टर्स, व्हेन यहां पर क्या लिख दिया, नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग इन डिफरेंट, एक्ट एट डिफरेंट डायरेक्शन। थोड़ा कंप्लीट लिख लेते हैं, इसको मिटा के कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट है इसका। फोर, व्हेन नंबर ऑफ वेक्टर्स acting in different डायरेक्शन। समझेंगे इसको भी। मान लीजिए आपका ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है, डी वेक्टर ये है। मान लीजिए आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर। क्लियर? और सभी को देखिए, इनको जोड़ देना है हमें ऑर्डर में। क्लियर? अब मान लीजिए ये लेते हैं, इसको अगर हम जोड़ते हैं, देखिए तो इसका रिजल्ट ये आएगा जो हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, ये बन जाएगा इसका ए प्लस बी। क्लियर? अब हमारे पास ये डॉटेड लाइन और ये वाली लाइन, इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? अब लास्ट में बचता है तो हमारे पास ये बनेगा आपका आर। ये क्या बनेगा आपका आर, आर वेक्टर बनेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर? और ये टेकन इन ऑर्डर है। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है, ये पहले क्या है, टेल, ये फिर हेड, फिर ये टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, और ये क्या आएगी, हेड। लेकिन जो रिजल्टेंट आया वो अपोजिट ऑर्डर में है। रिजल्टेंट क्या है, अपोजिट ऑर्डर में है। देख लीजिए, अपोजिट ऑर्डर में है। अपोजिट ऑर्डर का मतलब अब यहां पर क्या है, यहां पर टेल आनी चाहिए थी लेकिन क्या आई, हेड आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेगुलर ऑर्डर कहां पर खत्म हो जाता है, यहां पर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद ऑर्डर क्या हो जाता है, अपोजिट, चेंज हो जाता है। ठीक, जो हमने लिया उसका अपोज करना, तो आर क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑर्डर में हो जाएगा। और इसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी अगर फिगर में काफी सारे वेक्टर्स दे रखे हो और आपको कह दिया जाए कि उनको ऐड कीजिए, तो उस केस में क्या लेना पड़ेगा, आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ऐसा केस जब आए उसको सोल्व करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, यहां पर लिख रहा हूं, क्या यूज करना पड़ेगा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर
एडिशन। क्लियर, नोट डाउन करेंगे इस चीज को। अब आगे बढ़ते हुए पॉलीगन नाउ वेक्टर एडिशन आपने देख लिया, बड़ा सिंपल था, और इसको हम आगे चलते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या नाम है इसका? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या लिखा मैंने? इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर, ये दो वेक्टर मैंने यहां दिखाए, एक फुटबॉल रखी हुई है, मैंने माना है ऐसा, और एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब फुटबॉल पे, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे दोनों आ रहे हैं, बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब इनको देख के आपको ये एहसास हो रहा है कि ए वेक्टर की जो फोर्स है वो ज्यादा है और बी की फोर्स कम है, क्योंकि लेंथ कम है। दूसरा, ए वेक्टर आपका हॉरिजॉन्टल जा रहा है, बी वेक्टर आपका किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा चेंज किया इसने, बाय द टू साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब इन दोनों को हम बाय द टू साइड ऑफ ट्रायंगल ले सकते हैं। ठीक, फिर इसने बोला टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर का समझाएंगे आपको। कह रहे हैं उसके बाद देन इट्स रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल बट इन अपोजिट ऑर्डर। क्लियर? सबसे पहले तो आपको नोट डाउन कीजिए, जब मैं ये चीज समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी, तो ध्यान से देखिएगा क्या करना है। ठीक, अब इसको करते हैं ध्यान से। यहां मैं रब कर रहा हूं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको होपफुली समझ में आएगा। ये देखिए, ये डायग्राम भी दोबारा बना रहा हूं मैं आपका, यहां पर आपको समझना है। ये आपका ए वेक्टर हो गया, दिस इज ए वेक्टर, और ये आपका क्या हो गया? बी वेक्टर। अब ये दो वेक्टर हैं, मान लीजिए मैं इसी डायग्राम को, ये फुटबॉल दिखा दी एक ही टाइम पे। अब आपकी डेफिनेशन जो लिखवाई है उसको समझते हैं। ये ए वेक्टर मैंने उठाया, ये ए वेक्टर मैंने ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखाया आपको ये वेक्टर। बी वेक्टर आपका ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैं इसको ऐसे ले गया, ऐसे रख सकता हूं, तो ऐसे भी तो रख सकता हूं। समझ पा रहे हो? डायरेक्शन तो चेंज नहीं की, ना ही पेन की लेंथ चेंज की। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वेक्टर आपका हो जाएगा बी वेक्टर। क्लियर होगी? और अगर आप ध्यान से देखो इनके बीच में, क्योंकि देखो अगर मान लीजिए ये वेक्टर ऐसे है और ये वेक्टर ऐसे है, और तो इसका मतलब ये वेक्टर ऐसे चला जाएगा आगे, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये जो एंगल है आपका, ये कितना हो जाएगा? थीटा। और ये बी वेक्टर मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, समझ पाए ये चीज? क्योंकि देखिए नॉर्मल सी बात कि हमारे पास एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था। अब मैंने इसको ऐसे ले लिया और मैंने इसको यहां पर ऐसे रख दिया, विजिबल होगा? तो इन दोनों के बीच में मैं दिखा रहा हूं आपको पेन करके, ऐसे टच करके, ये हमारे पास एंगल, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो ये देख लीजिए, ये एंगल मैं दिखा रहा हूं यहां पर। अगर इस वेक्टर को उठा के मैं यहां ले जाऊं, क्लियर हो रही है बात? तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या है। अब देखिए, मान लीजिए मैं यहां पर अगर बात करूं, ये क्या है आपकी टेल, ये क्या आपका हेड, और ये क्या अगेन टेल, और ये क्या आपका हेड। टेल हेड, यानी टेल फिर हेड फिर टेल फिर हेड। तो क्या हुआ? ऑर्डर में है या विदाउट ऑर्डर है? तो आपका समझना जरूरी होगा कि क्या होगा, ये ऑर्डर में ही है, टेल हेड क्लियर? उसके बाद इसके रिजल्टेंट की बात करते हैं, तो दिस इज द रिजल्टेंट। ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट, जिसको हम बोलते हैं आर वेक्टर। क्लियर होगी? क्या है आपका? आर वेक्टर। अब जो आर वेक्टर है ये रिजल्टेंट है, तो ये जो दो थे आपके पोर्शन, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इट इज दी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल बेसिकली। और ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बट इन सेम ऑर्डर, एंड देयर रिजल्टेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द थर्ड साइड which is also represented in magnitude as well as direction by the third side but in opposite order। तो क्लियर है डायग्राम? अब इस डायग्राम को सोल्व करते हैं मैथमेटिकली, क्या होगा? अब देखिए, मान लीजिए हमने इसको नेम दे दिया, मैं हेड टेल मिटा रहा हूं। अब हमारे पास, मैं यहां पर देख रहा हूं, सपोज दिस इज योर O, दिस इज योर P, दिस इज योर Q, और यहां से एक ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर N। क्लियर? ये एंगल जो है हमने ये ले लिया अल्फा, मर्जी आपकी कुछ भी ले सकते हो, मैंने अल्फा ले लिया, क्योंकि हमें ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि एक फुटबॉल के ऊपर दो फोर्स लगी। अब जब दोनों इकट्ठी लगेंगी तो फुटबॉल हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे चली जाएगी?
तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया, आर रिजल्ट करने अल्फा। अल्फा का मतलब मे भी आंसर जो भी आए 30 डिग्री 40 डिग्री, हमने अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लो, इसको गामा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो आपको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले तो आपको नोटेशन लेनी है। OP वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर है। ठीक है, OP वेक्टर ए वेक्टर के बराबर है। सिमिलरली PQ वेक्टर किसके बराबर है, बी वेक्टर के बराबर है। एंगल QOP किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। एंगल QPN किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। क्लियर, ये आपको नोट डाउन करना है, सिंपलेस्ट ट्रिक है। और इसके साथ क्या था, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम Q टू ON, और मैंने लिख दिया ब्रैकेट में प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस क्यों, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से इसको आगे बढ़ाया है, तो मैंने थोड़ा प्रोड्यूस लिख दिया। कोई लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको पता होना चाहिए आगे इसके डायरेक्शन दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसको रब कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, और अब ये चीजें आपको मेंशन हो चुकी हैं। अब हम इसको करते हैं कैलकुलेशन पार्ट से। तो देखिएगा, अगर हम इसमें एक चीज नोट करें कि OQ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ON स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। अब हम यहां पर देखते हैं कि QN किसके बराबर होगा, QN डिवाइड बाय OQ दैट इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा। तो QN किसके बराबर हो जाएगा, QN हो जाएगा OQ। OQ क्या आपका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, B वेक्टर कोसाइन ऑफ थीटा। क्लियर हो रही है बात। अगर हमें ये आ गया तो PN भी निकालना चाहिए, हमें PN भी निकालते हैं। PN डिवाइड बाय OQ that is equal to sin theta, that is PN is equal to B vector sin of theta। अब वापस चलते हैं इस रिजल्ट की तरफ। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर। ON किसके बराबर है, सॉरी इसको देखिएगा, ON किसके बराबर हो जाएगा आपका, OP प्लस PN का स्क्वायर प्लस NQ का स्क्वायर। विजिबल है। अब देखिए OQ क्या आपका ये है, इसकी लेंथ यानी इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं R वेक्टर का दिस वन, और यहां पर क्या लगा दिया स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो है ही था। OP किसके बराबर है, इसको खोल लेते हैं एक बार। यह आएगा आपका OP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर प्लस 2OP, साथ में क्या आएगा PN प्लस NQ का स्क्वायर। अब इसको देखिए OP किसके बराबर है, A वेक्टर यानी A वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस PN किसके बराबर है, B वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा, और उसका स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा, B वेक्टर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2OP यानी A वेक्टर PN कितना है, B साइन थीटा प्लस NQ कितना है, यानी QN या NQ कितना है, स्क्वायर दे रखा है इसका, ये B cos थीटा के बराबर है, B वेक्टर का स्क्वायर cos स्क्वायर। क्लियर आप सभी को। अब इसको देखिए, इसको और इसको, यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, A वेक्टर का स्क्वायर प्लस, अब साइन स्क्वायर यहां से कॉमन, सॉरी बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें से और इसमें से, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो प्रॉपर लिखेंगे हम बी स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिस वन प्लस 2 A वेक्टर B वेक्टर, यहां पर कोस आएगा आपका, गलत लिखा था, कोस थीटा, तो यहां पर आएगा आपका कोसाइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये कोसाइन के थीटा के बराबर था। क्लियर हो गई है बात, कोस थीटा। तो यहां पर देखिए कितना आएगा, आर वेक्टर किसके बराबर आएगा, A
वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a का मॉडुलस b का मॉडुलस कोसाइन ऑफ थीटा। क्लियर? ये बन गई इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म। क्या बन गई है इसकी? मैग्नीट्यूड फॉर्म। क्लियर हो रही है? ये क्या बन जाएगी आपकी? मैग्नीट्यूड फॉर्म बन जाएगी। अब चलते हैं इसकी डायरेक्शन फॉर्म की तरफ। क्लियर? डायरेक्शन फॉर्म को भी करना, डायरेक्शन निकालनी है आर की, तो डायरेक्शन को भी निकालते हैं। यहां तक नोट डाउन कीजिएगा आप। डायरेक्शन पे चलते हैं। डायरेक्शन, डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने ले लिया टेंजेंट बीटा। अब कई बार ना बुक्स में एक प्रॉब्लम आती है बच्चों की कि सभी बुक्स के अंदर टेंजेंट दे रखा है। क्यों दे रखा है टेंजेंट? देखिए बात कुछ ऐसी है, टेंजेंट भी ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं, कोसाइन भी ले सकते हैं, सीकन भी ले सकते हैं, पर टेंजेंट बीटा जब हम निकालते हैं तो हमें मैक्सिमम सभी चीजें गिवन में आ जाती हैं। और अगर हम साइन थीटा लेते हैं, कोई और टर्म लेते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर कुछ चीजें अननोन हो जाती हैं। अननोन होने की वजह से हमें डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए हम उस चीज को ले नहीं पाते। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ? टेंजेंट। क्योंकि टेंजेंट का जो फॉर्मूला है वो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर है क्यू एन, तो क्यू एन की वैल्यू मेरे पास है, ठीक है। डिवाइड बाय बेस, बेस भी मेरे पास है। क्लियर? तो देखिए टेंजेंट बीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू क्यू एन डिवाइड बाय बेस। बेस किसके बराबर है? ओ एन के बराबर है, क्योंकि मैं कंप्लीट ट्रायंगल दे रहा हूं। कौन सी ट्रायंगल दे रहा हूं? ओ एन क्यू ट्रायंगल दे रहा हूं मैं। कौन सी ट्रायंगल ली मैंने? ओ एन क्यू। तो यहां से हमारे पास क्यू एन डिवाइड बाय ओ एन किसके बराबर है? ओ पी प्लस पी एन। ओ क्यू एन किसके बराबर है? बी कोसाइन थीटा। ओपी किसके बराबर है? ए वेक्टर प्लस पी एन किसके बराबर है? बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा। ये किसके बराबर आया आपका? टेंजेंट बीटा के बराबर आया। अब मान लीजिए आपको थीटा गिवन हो, ए वेक्टर की वैल्यू गिवन हो, बी वेक्टर की वैल्यू गिवन हो, तो क्या लगता है आप निकाल नहीं सकते? आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं। किस चीज को निकाल सकते हैं? आप बीटा को निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ योर लॉग टेबल। क्लियर? ऐसा कुछ न्यूमेरिकल्स में आप जरूर देखेंगे जहां पर बीटा निकाल रखा होगा और आपको लॉग टेबल दे रखी होगी, लॉग टेबल में से उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रखी होगी। तो हैरान मत होइएगा, बड़ा आसान लगता है। आप जब देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इजिली आप इसको ग्रैस्प कर पाएंगे। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। दूसरा आता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, टू वेक्टर एक्टिंग ऑन पार्टिकल, टू वेक्टर एक्टिंग ऑन पार्टिकल। ये पार्टिकल यानी फुटबॉल मैंने फिर दिखा दी। एट सेम टाइम, एक ही टाइम पे, बी रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। शॉर्टकट में लिखा मैंने, सेम डेफिनेशन पिछले वाली रिपीट करनी है, थोड़ा चेंज जो होगा यहाँ पर मैंने लिख दिया। बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन भी दे रखी है, मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, दोनों चीजें गिवन है। बाय दी टू एडजेसेंट साइड ऑफ दी पैरेललोग्राम। अभी ये दो एडजेसेंट साइड है, आपको नहीं पता पैरेललोग्राम है कि नहीं, अब ये पता चल जाएगा। ये दो एडजेसेंट साइड है किसकी? पैरेललोग्राम की। तो इनका रिजल्टेंट जो है इट इज गिवन बाय द डायगोनल, और उसका भी क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। तो देखते हैं कैसे। मैं ग्रीन मार्कर यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इसके पैरेलल में एक लाइन यहां पर खींचेंगे तो कुछ डायग्राम ऐसे हो जाएगा, और यहां से हमने इसको कंप्लीट किया, ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। क्लियर? और इसको इससे मिला दोगे, ये क्या बन जाएगा आपका? आर वेक्टर। क्लियर? ये क्या बन जाएगा आपका? आर वेक्टर। तो थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूं इस डायग्राम को, क्योंकि वेक्टर का साइज जो है मैंने छोटा लिया है यहाँ पर आप इलेबोरेट कीजिएगा। मैं इसे डायग्राम विजिबल करने के लिए बड़ा बना रहा हूं, तो देखिएगा। दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर। तो ये भी कितना हो जाएगा? बी वेक्टर। अब यहां से ये जो एंगल है आपका, ये कितना है? थीटा, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना लिया हुआ है हमने? थीटा लिया हुआ है। अब यहां से, इस पॉइंट से, दिस इज द पॉइंट ऑफ मीटिंग बेसिकली, यहां से ये जो वेक्टर होगा ये होगा आपका आर वेक्टर। क्लियर? ये आर वेक्टर यहां से, यानी ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है? बीटा। मैंने माना है ए बीटा एंगल बनाता है।
क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लेना है और इसको हमने आगे मिला दिया। क्लियर, ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अगर ये थीटा है, यानी इन यहां से इन दोनों के बीच में थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका थीटा। ये गलती मत कीजिएगा, बीटा और थीटा में बड़ी गलती करते हैं बच्चे। दो एंगल के बीच में, दो वेक्टर के बीच में आपका एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो देखिए ये बी है तो ये भी कितना हो जाएगा, बी वेक्टर ही तो होगा ये। अगर मैं इसको थोड़ा यहां लिखूं आपको विजिबल हो जाएगा। ये भी क्या है आपका बी वेक्टर, और ये डायरेक्शन किसकी है, ए वेक्टर की डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में ये थीटा, तो ये भी तो थीटा ही हुआ ना। यहां से यहां मैंने एरो दिखा दिया, ये भी थीटा हुआ। क्लियर होगी ये बात। अब इसको सोल्व आउट करते हैं हम, ये नोट डाउन कीजिएगा। फिर थर्ड साइड आपको बताई थी डायगोनल है आपका, उसी से रिप्रेजेंट किया है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा इसको मैथमेटिकली डील करते हैं। पहली चीज तो हमने ये लिखना है, इसके लेबलिंग कर दीजिए। ये ओ ले लिया, ये पी ले लिया, ये एन ले लिया, ये क्यू ले लिया और ये एस ले लिया। क्लियर। तो ट्रायंगल अगर हम देखें, इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल है, पहले ओ एन क्यू। यहां से अगेन जो ट्रायंगल में हमने प्रूव किया था ओ क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ओ एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर, एन क्यू का स्क्वायर। अगेन आपको याद होगा पी एन डिवाइड बाय पी क्यू किसके बराबर था आपका, क्यू एन डिवाइड बाय पी एन डिवाइड बाय पी क्यू दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। पी एन इज इक्वल टू बी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा। एक तो ये किया था हमने, एक किया था हमने क्यू एन डिवाइड बाय पी क्यू दैट इज इक्वल टू, यहां कोस आएगा, सॉरी ये आपका आएगा कोस थीटा और यहां पर कितना आएगा आपका साइन थीटा। तो क्यू एन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी बी वेक्टर और साथ में कितना आएगा साइन थीटा। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा ओ एन जो है वो किसके बराबर है, ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर आएगा। सेम एन क्यू किसके बराबर है, अभी हमें कुछ नहीं लिखना है इसका, एन क्यू लिख दिया। इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस 2OP और साथ में कितना आएगा पी एन कोसाइन ऑफ थीटा, सॉरी कोसाइन ऑफ थीटा तो बाद में लिखेंगे, पी एन आएगा आपका और प्लस में हमारे पास कितना आएगा एन क्यू का स्क्वायर। तो ओपी किसके बराबर आएगा आपका, अगर हम ओपी की बात करें तो वो आएगा ए वेक्टर, पीएन कितना है आपका बी वेक्टर कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस 2OP यानी ए वेक्टर, पीएन बी वेक्टर कोसाइन ऑफ थीटा प्लस एन क्यू यानी एन क्यू आपका यानी क्यू एन किसके बराबर आएगा बी वेक्टर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से हमारे पास क्या आएगा, इस चीज को और इस चीज को देखिए, बी स्क्वायर कॉमन आएगा, यहां से बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, आंसर कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर बी वेक्टर कोसाइन ऑफ थीटा और किसके बराबर आएगा ये आर वेक्टर का स्क्वायर। जनरली हम इसको क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू, नॉर्मली अगर हम न्यूमेरिकल वे से लिखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2AB कोसाइन ऑफ थीटा। नोट डाउन करेंगे इसको भी फटाफट से। सेम वही ट्रायंगल वाला एक्सप्रेशन आया और मेथड भी लगभग वही आया, पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, क्या डिफरेंस है यहाँ पर, वहां पर हम ट्रायंगल की बात कर रहे थे, जो भी सॉल्यूशन लिया हमने बार बार ट्रायंगल की बात की, पर यहाँ पर जब हमने सॉल्यूशन निकालने में वेक्टर्स को अरेंज किया, दो वेक्टर को बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम किया। हालांकि बाद में अगर देखें फिर भी हम इसको किससे सोल्व कर रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं ना हम इसमें, लेकिन ट्रायंगल किसका पार्ट है, पैरेललोग्राम का पार्ट है। दैट्स व्हाई जो हमने केस लिया है यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से किया। क्लियर, नोट डाउन करेंगे। अब बात आती है डायरेक्शन की, ये क्या थी आपकी, ये थी आपकी मैग्नीट्यूड फॉर्म। क्लियर, ये क्या थी आपकी मैग्नीट्यूड फॉर्म। अगेन अब ये तो बी वेक्टर मैं यहाँ पर अगेन लिख रहा हूं, फिर हम लिखते हैं डायरेक्शन।
डायरेक्शन लेते हैं, टेंजेंट बीटा आएगा, पीछे क्या था आपका अल्फा। अब बात यह है कि अल्फा और बीटा क्यों, फिर इसमें भी अल्फा ले लेते नहीं। आपके घर में अगर दो बच्चे होते हैं तो क्या दोनों का नाम सेम रखते हो? अगर दोनों का नाम सेम रखोगे तो दोनों को ही जब हम कॉल करेंगे एक ही नाम से, अब सॉरी एक बच्चे को कॉल करेंगे तो दोनों बच्चे आएंगे ना, तो कंफ्यूजन रहता है। तो दैट्स व्हाई हम अलग अलग नेम देते हैं बच्चों को। सेम यहाँ पर भी हमें डायरेक्शन निकालने के लिए दो डायग्राम अलग अलग है, तो डायरेक्शन के लिए हमने सिंबल भी क्या लिए, अलग अलग लिए। तो टेंजेंट यहाँ पर क्या लिया, बीटा लिया। टेंजेंट बीटा जो हमारा आएगा अगेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है। क्लियर, नोट डाउन करेंगे सभी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्या होता है, बेस होता है। ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं इसमें, अगेन हम इसमें ट्रायंगल लेंगे ओ एन क्यू। मैं यहां लिख रहा हूं ट्रायंगल कौन से ले रहे हैं, ओ एन क्यू। अब ओ एन क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या है, यहां पर क्यू एन है, क्यू एन डिवाइड बाय बेस। बेस क्या है आपका, ओ एन है यहां पर, तो ये कितना आएगा, क्यू एन डिवाइड बाय ओ एन। ओ एन किसके बराबर, ओ पी प्लस पी एन। अगेन किसके बराबर आएगा, क्यू एन किसके बराबर है, बी साइन थीटा, बी साइन, ध्यान से देखिएगा, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ओपी किसके बराबर है, ए वेक्टर, और पी एन किसके बराबर है, प्लस बी कोसाइन ऑफ थीटा। ये किसके बराबर आएगा आपका, टेंजेंट बीटा के बराबर आएगा। दिस इज दी डायरेक्शन फॉर्म। बेसिकली क्या हो जाएगी आपकी, ये डायरेक्शन फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है। अब इसके स्पेशल केस की तरफ बढ़ते हैं, जो स्पेशल केस हमें देखने हैं। रब कर रहा हूं। अब इसके बाद में रिजल्ट आपको सभी को याद है, डायरेक्शन के रिजल्ट याद है और आपको मैग्नीट्यूड के रिजल्ट याद है, डायग्राम भी याद है। अब इसी से हम स्पेशल केस लेते हैं। केस जो हम ले रहे हैं, फर्स्ट केस, केसेस आएंगे। तो पहला केस क्या है, जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में होंगे, मान लीजिए एक ए वेक्टर है आपका और एक ये बी वेक्टर है आपका, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या थी आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा की जगह क्या आएगा, 0 डिग्री, और कोस 0 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1। किसके बराबर होता है, 1। तो यहां पर आंसर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट, और ये किसके बराबर आएगा, a प्लस बी के बराबर आएगा। रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, a प्लस बी के बराबर आएगा। यानी यहां पर रिजल्ट कैसे आएगा आपका, आर वेक्टर जो होगा हमारा वो होगा a प्लस बी। क्लियर होगी बात, a प्लस बी के बराबर आएगा। ठीक, अब लेते हैं टेंजेंट बीटा। रिजल्टेंट की क्या डायरेक्शन होगी, तो देखा जाए रिजल्टेंट भी एक ही डायरेक्शन में है, यानी यहां पर भी थीटा कितना आना चाहिए, 0 थीटा नहीं, सॉरी बीटा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि बीटा ही आपका क्या है, डायरेक्शन इन्वॉल्व करता है। तो पुट करके देख लेते हैं वैल्यू कितना आएगा, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोसाइन ऑफ थीटा। बी साइन 0 कितना होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ए प्लस बी कोसाइन 0 डिग्री। तो देखिए कितना आएगा, 0 डिवाइड बाय समथिंग डिवाइड बाय ए, किसके बराबर आएगा, 0। तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री नहीं है, क्या आया, 0 आया। अब 0 को मैं क्या लिखूंगा, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 0 डिग्री। तो बीटा कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर, अब 0 डिग्री आएगा ये। क्लियर। इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो 0 डिग्री एंगल बना रहा है विद दी ए वेक्टर, विद दी ए वेक्टर। ध्यान से गौर फरमाइएगा इस चीज की तरफ, विद दी ए वेक्टर। दूसरा केस है व्हेन टू वेक्टर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन टू वेक्टर अपोजिट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये मैंने लिख दिया 2 और यहां लिख दिया अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, देखते जाइए इसको भी। मान लीजिए एक वेक्टर आपका ऐसे फॉलो अप कर रहा है इसको, ठीक है, तो देखिए कितना एंगल बन जाएगा यहां पर, 180 डिग्री। क्लियर। अब जब 180 हो जाएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, cos 180। ये किसके बराबर होता है, cos 180 डिग्री -1 के बराबर होता है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस, और यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस, तो यहां पर कितना आ जाएगा, a।
ये कब आया a माइनस बी? जब आपका a वेक्टर बड़ा है b वेक्टर से। तो देख लीजिए a वेक्टर को मैंने क्या किया है, शो किया है b वेक्टर से बड़ा दिखाया है, तो आपका a माइनस बी आएगा। अगर a वेक्टर छोटा है b से, ध्यान दीजिएगा, a वेक्टर अगर छोटा है b से तो आपका b माइनस a आएगा। अब बात करते हैं, यहां पर हम चलते हैं इस टेंजेंट बीटा पे। टेंजेंट बीटा पे चलेंगे तो टेंजेंट 180 यानी साइन 180 कितना होता है, ये आपका साइन 180 डिग्री, और यहां पर भी कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो b साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0 ही होता है, तो 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 ही आएगा। यानी हमारा जो आंसर आएगा, ये हमने थोड़ा बड़ा करके दिखाया, आंसर अब कितना आएगा, छोटा आएगा एरो। अब एरो कैसे आएगा, छोटा आएगा। आर वेक्टर जो आएगा आपका वो आएगा a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड। अगर मान लीजिए b मैग्नीट्यूड माइनस a आता तो आंसर कितना होना चाहिए था, यहां पर यहां 180 आंसर आएगा फिर उस केस में आपका। क्लियर, ये आपका सेकंड केस है। थर्ड केस लेते हैं अब हम, व्हेन टू वेक्टर, थर्ड केस आएगा व्हेन टू वेक्टर एट राइट एंगल, व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग एट राइट एंगल। ठीक, मान लीजिए एक वेक्टर ये है आपका a वेक्टर है और ये क्या आपका b वेक्टर है, तो दोनों में एंगल कितना हुआ देखा जाए तो कौन सा एंगल लेंगे हम, ऐसे लग रहा नहीं। अब मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं, ध्यान से देखिए, इसी डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूं, a वेक्टर और ये ले लिया मैंने b वेक्टर। क्या कुछ फर्क पड़ा, सिर्फ मैंने उठा के एक चीज को, इस चीज को उठा के यहां पर रख दिया, डायरेक्शन चेंज नहीं की, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, तो ये कितना है आपका 90 डिग्री। क्लियर होगी। अब इसका रिजल्टेंट जो दिया जाएगा किससे दिया जाएगा, किससे दिया जाएगा, बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये क्या बन जाएगा आपका आर वेक्टर। क्लियर, और आपको पता है आर वेक्टर क्या होगा आपका, अभी फार्मूला हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड फॉर्म का, तो क्या था आर वेक्टर, आर वेक्टर का मॉडुलस किसके बराबर था, नॉर्मल अगर देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और कोसाइन ऑफ 90 डिग्री लेंगे फिर तो हम कोसाइन 90 डिग्री। तो कोसाइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा आपके पास, 0 होता है, या कोसाइन 90 0 होता है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर दी रूट आएगा। क्लियर। और अगर मान लीजिए मैंने फिर अगेन बीटा ले लिया, तो टेंजेंट बीटा किसके बराबर आएगा, b साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय a प्लस b कोसाइन 90 डिग्री। क्लियर, साइन 90 कितना होता है 1, तो b गुना में 1 डिवाइड बाय a प्लस में ये कोस 90 कितना होता है 0, तो सिर्फ बच गया क्या 0, तो कितना आएगा b डिवाइड बाय a। तो बीटा इज इक्वल टू आंसर जो आएगा आपका टेंजेंट इनवर्स b बाय a है। ध्यान दीजिएगा b बाय a है, बीटा एंगल है, b क्या है वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो यहां पर आज का टॉपिक हम खत्म करते हुए आपको रिवाइंड करवा देते हैं हर चीज। हमने क्या पढ़ा आज कि वेक्टर को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं किसी स्केलर से तब क्या होता है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी रियल नंबर से तो क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड में उसकी डायरेक्शन में क्या फर्क पड़ता है। और उसके बाद हमने देखा कि वेक्टर को हम अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, तो कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे हमने वेक्टर को ऐड करना सीखा। तो उसमें हमने चेक किया कि सबसे जो अच्छे मेथड हमारे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो कौन से हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, parallelogram law of vector addition, and at the last polygon law of vector addition. So these are very important topic as per your CBSE examination. So please behold these type of topics in your fair copy so that you will get the good knowledge about these topics, and later on you will just solve number of numerical from your NCERT books. Thank you very much.